आप सभी ये बात जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने उत्पादन या फिर निर्यात के मोर्चे पर एक आशा के संकेत दिखाए थे। और प्रदेश की जो किसान हितैषी योगी सरकार है, उन्होंने सरकार गठन के बाद की जो पहली ही कैबिनेट बैठक है उसमें जो छोटे छोटे किसान हैं उनको बैंक्स के कर्ज भार से मुक्ति दिलाई थी। किसान उत्थान के लिए हर संभव कार्य कर रही योगी सरकार ने एमएसपी में दोगुने तक की वृद्धि करते हुए धान, गेहूं, तिलहन की रिकॉर्ड सरकारी खरीद करने के साथ ही किसानों के खातों में 79,000 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की। प्रदेश सरकार 45,44,000 गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना खरीद का भुगतान करने के साथ साथ पिपराइच, मुंडेरवा और रमाला चीनी मिलों की पुनर्स्थापना सहित प्रदेश की 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त आयोजन से हो रहे उभरता उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन में योगी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को खुशहाल खेत खलियान चर्चा सत्र के माध्यम से अधिक विस्तार से समझते हैं। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी सहयोगी निधि वासंदानी को, और साथ ही साथ उनके साथ जो मेहमान इस वक्त इसमें हिस्सा ले रहे हैं, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जो कि अपर मुख्य सचिव हैं कृषि क्षेत्र की बात करें। पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उनको काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ प्रमुख हैं। इनके अलावा हमारे साथ एसडी सिंह जी भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप रिपब्लिक भारत के उभरता उत्तर प्रदेश के इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले आपसे, उत्तर प्रदेश कृषि उन्नत राज्य है और सबसे ज़्यादा परिवार यहाँ पर कृषि परिवार निर्भर करते हैं एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर को लेकर, इस सेक्टर को लेकर किसानों के लिए कैसे बड़ी स्कीम्स उपलब्ध कराई जा रही हैं यूपी सरकार की तरफ से, उसके बारे में जान। देखिए, अगर हम स्कीम्स तो कृषि में बहुत सारी चल रही हैं, अगर एक एक करके बताएंगे तो शायद समय ना बचे, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो ब्रॉड 7 स्ट्रेटजीज़ हैं जिस पे हम लोग किसानों के, कृषकों के उन्नत के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये देखते हुए कि लगभग अभी भी 59% जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में है इस प्रदेश की, और वो काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे। तो जो 7 स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो 7 पिलर्स हैं हमारे, उसमें पहला तो यह है कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। ये तो फर्स्ट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन से चला आ रहा है। इसके अलावा है कि अब जो स्ट्रैटेजी आई है कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। तो जितनी भी कई स्कीम्स हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए हम क्या करें, उस पर चल रही है। फिर तीसरी है कि हम कैसे वैल्यू एड करके मार्केटेबिलिटी बढ़ाएं, कृषि विपणन में सुधार जो तरह तरह के हो रहे हैं वो एक थर्ड स्ट्रैटेजी है। जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है वो रिस्क मिटिगेशन की है। उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, जिससे हम जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू प्रोडक्ट है वो किसानों से हम प्रेरित करें कि वो उसको ग्रो करें। फिर है गवर्नेंस रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं। तो ये इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ है, और लास्ट जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो अगर हम जितनी भी स्कीम्स की हम बात करें तो इन 7 पिलर्स में वो आ जाती हैं, और अल्टीमेट एम ये है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करके किसानों के आय को बढ़ा सकें और उन पर खुशहाली ला सकें। ठीक। डॉक्टर दुबे, आपको क्या लगता है जो कृषि विज्ञान क्षेत्र है, मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में कैसे किसान आगे बढ़ रहे हैं? और ख़ास तौर पे अगर कोरोना की बात की जाए, कोरोना में सबसे ज़्यादा उन्नति जिस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आई वो कृषि क्षेत्र है। तो किस तरह से किसानों को लाभ मिल रहा है? आप कई किसान परिवारों से मिलते होंगे, कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले पर? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से प्लानिंग चल रही थी, और इसके लिए जो किसानों को जो बेहतरीन से बेहतरीन तकनीकी हो सकती है वो प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से उनको उन्नतशील बीज उनके गांव में, चूँकि 1,07,000 से ज़्यादा गांव हैं और जहां पे हमारे छोटी जोत के किसानों की संख्या 80% के आसपास है,
तो उनके अनुसार जलवायु के अनुसार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी विविधता है, कहीं पे पानी की अधिकता है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उस अनुसार पूरे जो हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ICAR के संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो बहुत ही गहनता से तकनीकी किसानों के बीच में ले जा रहे हैं। और ये प्रशिक्षण के माध्यम से करीब प्रतिवर्ष कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा किसानों को, जो हमारे नवयुवक हैं, उनको कृषि पर आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए, जैसे आप देखें कि पहले मशरूम जो है ये जो सर्द मौसम के पहाड़ी क्षेत्रों में होता था, आज आप देखें सहारनपुर से लेके देवरिया तक, सोनभद्र तक बटन मशरूम की उपलब्धता है और हमारे युवक जो है स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि कल एक डॉक्टर नेरकर साहब हैं जो राहुरी कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, उनको मैंने एक गांव में ही लखनऊ के पास विजिट करा और उनको मैंने अभी इस मौसम में जो है वाटर मेलन, बेबी शुगर का वहाँ पे हमने दिखाया, तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि मैं सोचता था कि हमारा महाराष्ट्र के किसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान, और उन्होंने फोटोग्राफ लिए कि मैं महाराष्ट्र के किसानों को ले जाके दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया और खेती के मामले में कितना आगे चला गया। उत्तर प्रदेश बदल रहा है और यही मैं आपसे जानना चाह रही थी मिस्टर सिंह, कैसे ये जो किसान सम्मान निधि या किसान बीमा योजना, इनके माध्यम से सीधी कनेक्टिविटी किसानों के ज़रिए तक पहुंच रही है सरकार की? देखिए, ये एक विशाल कृषि प्रदेश हमारा है। किसानों की आत्मनिर्भरता खेती पर बहुत है। लगभग 17% के आसपास हमारी पॉपुलेशन इस प्रदेश की भागीदारी है। तो ऐसी दशा में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसानों को इस प्रकार से उनको धनराशि प्राप्त हो जाए। उसमें धनराशि और उनके प्राप्त करने के लिए हमारी ये योजना जो है किसान सम्मान निधि है, और फसल बीमा योजना के तहत उसके जो फसल का उत्पाद हो, जो उनकी फसल पैदा हो, उसकी सुरक्षा और संरक्षा दिलाए जाने की ये स्कीम दोनों है। तो आप देख रहे होंगे, चूँकि हमारे पास लगभग 2,53,00,000 के आसपास किसानों को हम लोगों ने 37,521 करोड़ के आसपास किसान सम्मान निधि उनके खातों में स्थानांतरित कर दिया है, और ये बहुत अग्रणी राज्य हमारा है इस मामले में। देश में प्रथम स्थान हमारे राज्य को है, और अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने इस प्रदेश को इस बात के लिए पुरस्कृत भी किया था। और फसल बीमा भी इसी प्रकार से हम लोग बहुत अग्रणी हैं, और जो किसानों की क्षति, नेचुरल कैलेमिटीज हो, बारिश हो, उत्पादन की क्षतियाँ हों, उसको प्रतिपूर्त करते हैं। तो मुझे लगता है किसान की जो मंशा, सरकार की जो मंशा है किसानों की आय बढ़ाई जाए, तो उसका एक बहुत ही सुपरिणाम हमारे प्रदेश में प्राप्त हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाभकारी योजना किसानों के लिए। ये एक बड़ी बात कही मिस्टर सिंह ने इसमें, जिस तरह से किसानों की जो MSP को लेकर जो लंबे अरसे से मांग थी, उसको लेकर दोगुना किया गया है। जो फसलें हैं, धान, तिलहन, दलहन की जो MSP है उसे बढ़ाया गया है। इससे किसानों की जो रिक्वायरमेंट थी, असल रिक्वायरमेंट, वो पूरी हुई होगी। हाँ, देखिए, ऐसा मैंने जैसे 7 पिलर्स की बात की, उसमें एक पिलर था मार्केटिंग, उसको बेस्ट प्राइस दिलाना कृषकों को। तो जो MSP रिजीम है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद है, वो बहुत महत्वपूर्ण उसको योगदान देती है, क्योंकि जो हमारे मुख्य गेहूं और धान है उसमें तो हम लोग शुरू से ही चला रहा है, लेकिन उस पर पिछले 4 सालों में विशेष प्रयास हुआ है। 2-3 तरह के प्रयास हुए हैं। एक तो पारदर्शिता, जिसमें किसानों को सीधे खातों में पैसा, और दूसरा है कि खरीद में ही हम लोगों ने कई गुना ज़्यादा खरीद की है। अगर देखें तो पिछले 4 सालों में गेहूं की हो या धान की हो, कई गुना ज़्यादा खरीद हुई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जो भारत सरकार ने योजना शुरू की थी प्राइस सपोर्ट स्कीम की, उसके अंतर्गत तिलहन और तिलहन की भी खरीद हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों से की है, चाहे चना हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सरसों हो। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है कि पिछले 3 सालों में MSP के ऊपर या उसके आसपास इन फसलों के प्राइस रहे हैं। मैं देखती हूँ कि समय समय पर कई मंच पर योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर को उत्तर प्रदेश में इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय खाद्यान्न है, जो भंडार है, उसमें भी यूपी का रोल बहुत अहम है। मैं यही जानना चाहूँगी दुबे जी आपसे कि कैसे जो गेहूँ की जो खरीद होती है, धान की खरीद होती है, क्रय केंद्र होते हैं, वो आसान है?
उसको लेकर कोई किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आती हैं? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले से ही किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए, यहाँ तक कि जो गांव स्तर के कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हैं, उनको पंजीकरण कराने में हेल्प दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो किसानों के द्वारा बनाए गए किसान उत्पादक संगठन है, उनको भी महोदय ने क्रय करने की जिम्मेदारी दी है कि आप अपनों के ही बीच में ले जा कर के अपना धान गेहूं की बिक्री कर सकें। तो इसके लिए किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि 15 दिन के अंदर उनके खाते में उनको भुगतान भी प्राप्त हो जा रहा है। यानी पेमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अच्छी है? बहुत अच्छी है। पिछले 2 वर्षों से किसी भी प्रकार की जो है किसानों को बिक्री करने में समस्या नहीं है। और यहाँ तक कि हम लोग जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, जैसे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो वो बासमती राइस ग्रो करते हैं, तो वो उनका जो MSP से ज़्यादा उनको जो है मूल्य मिल रहा है, तो वो जो है उसका चावल बना करके और बाहर हमारे विदेशों में उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी ढंग से भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो हमारा जियो टैगिंग है काला नमक का, सिद्धार्थनगर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, वहाँ पर इसका विशेष रूप से अभियान चलाया गया है कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा कि जो हमारा काला नमक है वो उनको किसानों को ज़्यादा मूल्य मिले और उनको MSP से ज़्यादा काला नमक जो चावल है उसका 150 रुपये के आसपास पर केजी उनको मूल्य प्राप्त हो रहा है। और गन्ना किसानों के लिए? गन्ना किसानों के लिए मैडम बहुत ही अच्छा। देखिए, गन्ने के उत्पादन में 1.5 गुना जो हमारी प्रजातियां हैं, चूँकि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का है, जो पहले उत्पादन 600 कुंटल पर हेक्टेयर था, अब तक उन्नत नवीनतम तकनीकी व प्रजातियों के कारण जो हमारे उच्चतम किसान हैं वो 2000 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार कर रहे हैं। और 1 हेक्टेयर से अगर वो इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियों की खेती का, तो उनको 4 से 4.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही जो मिलें मार्च में नो केन के कारण बंद हो जाती थी, मैडम आपने अखबारों में पढ़ा होगा अपने माध्यम से कि वो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में मई तक चलाई गई हैं। तो किसानों को किसी प्रकार की जो गन्ने के किसानों को समस्या नहीं है। डॉक्टर चतुर्वेदी, दुबे जी ने एक तरह से चीनी मिलों की बात की, तो क्या उसके रिवैम्प के लिए, उसकी पुनर्स्थापना के लिए कदम उठा रही है योगी सरकार? देखिए, वो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और गन्ना मंत्री जी अपने जब भी जाते हैं तो बात करते हैं। चीनी मिलों का कई चीनी मिलें नई खुली हैं, पुरानी चीनी मिलें थी उनको उन्होंने इम्प्रूव भी किया है। प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी, एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से गन्ने की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है, साथ ही साथ में जो उसका जो रिकवरीज़ है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जो सबसे बड़ा जो एक नया जो इनिशिएटिव हुआ है जिसकी वजह से दोनों किसानों को और शुगर मिल्स को इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, वो है जो हम लोग जो है उसका इथेनॉल में उपयोग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो उससे जो है एक निश्चित रूप से ये पूरा सेक्टर जो है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। एक और अहम आपकी चर्चा में ये सवाल आया, जो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना है, इससे कैसे किसान जुड़ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा किसानों के लिए आज है कि वो कैसे लोन लें, अगर खेती किसानी करना चाहते हैं, अपने खेतों को और उन्नत बनाना चाहते हैं। मैं इसमें 2 चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो फसल बीमा की बात है। देखिए, फसल बीमा में जो पिछले 2 साल पहले सुधार हुआ है वो ये हुआ है कि पहले ये योजना जो थी, 2 सुधार हुए थे। दोनों सुधार, एक सुधार तो कृषक संगठनों, किसानों की मांग पे ही था, वो ऋणी किसानों के लिए पहले अनिवार्य था, उसको उन्होंने स्वैच्छिक कर दिया। तो उससे एक बहुत बड़ी शिकायत दूर हुई और लोगों को लगता था कि ये स्वैच्छिक हो जाएगा तो बहुत सारे किसान बीमा योजना से हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत नॉमिनल संख्या जो कम हुआ, लेकिन गैर नियमित किसान काफ़ी संख्या में बढ़े, गैर ऋणी किसान। दूसरा जो फ़ायदा हुआ कि पहले ये स्केल ऑफ फाइनेंस पे जो था वो प्रीमियम फिक्स होता था और क्षतिपूर्ति होती थी, यानी कि कॉस्ट बेस था। अब इसको हम लोगों ने मार्केट जितना उसका प्राइस है MSP से लिंक्ड हो या मंडी से लिंक्ड हो उससे कर दिया, यानी कि इट इज़ नाउ कि कितना उसकी इनकम जो नुकसान हुआ है उस पर वो बीमा हो रहा है, उससे क्षतिपूर्ति हो रही है। और लोन की जो पॉलिसी है, किसान जैसे जाएं बैंकों में या जो मॉनेटरी पॉलिसी है लोन से रिलेटेड कि किसानों को ऋण आसानी से मिल पाए,
ऋण को लेकर कुछ आप बताना चाहें कि किसानों की कैसे उपलब्ध? देखिए, ऐसा पहली बात तो जब किसान सम्मान निधि से किसानों को जो पैसा मिल जा रहा है उस पर कोई उन्हें ब्याज नहीं लगता है, तो उनके लिए बहुत ही माने लाभकारी वो पैसा मिल जाना है, क्योंकि लिक्विडिटी उनकी आसान हो जाती है। आसान हुई। चूँकि स्मॉल माइजर फार्मर है तो मुझे लगता है कि 6,000 रुपये भी उनका जो साल का मिलता है काफ़ी उनके लिए मायने रखता है। और इसके अलावा जो बैंक की स्कीम और गवर्नमेंट के साथ जो स्कीम चल रही है फसली ऋण वितरण करने की किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो लगभग आप समझिए कि 4,25,000 करोड़ किसानों को लाभान्वित करा गया है फसली ऋण के माध्यम से। इसमें हो क्या रहा है कि इसके लिए भी जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं उन्होंने अगर समय से अपना लोन, मैंने एक फसल उनके फसली ऋण होता है, खरीफ का फसल है, फसल कट कर आई, किसान को वो पैसा जमा करना है, तो उस पर उनको 3% का स्टेट सरकार, केंद्र सरकार जो है उनको रिबेट देती। पता लगा कि 7% का है तो पता लगा 3% छूट मिल गई, उनको 4% पे किसान को ऋण मिल गया। तो मुझे लगता है ऋण के क्षेत्र में किसानों को भी सरकार ने बहुत मजबूती के साथ जोड़ने की कोशिश किया है। और जो आंकड़े आपके सामने हैं, जो उत्पादन हमारा दोगुना हो गया, उसका एक बड़ा कारण यही है कि जो किसान आर्थिक तंगी महसूस करता था, चूँकि उसे समय पर बुआई, कटाई, बीज, उर्वरक में उसको पैसे की ज़रूरत होती है, और जब उसे ऋण आसानी से मिल जाता है तो उसका काम आसानी से उसका हो जाता है और फिर उसका प्रतिफल उसको उत्पाद के रूप में मिलता है, इसीलिए उत्पादन उसका बढ़ता है। और जो सरकार की मंशा है उसके आधार पर किसानों की आय बढ़ रही है। तो मुझे लगता है ऋण की कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। सब्सिडी को लेकर ये हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सब्सिडी को लेकर आप क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? जैसा कि किसानों को ये एक फ़ायदे के तौर पर गिनी जाती है कि किसानों के लिए जो पैमाना है सब्सिडी का वो क्या है और वो भी आसान है उनके लिए। आप पहले बोलिए। नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि अब तो एक हम लोग की पारदर्शी किसान योजना है जो राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों से संचालित हो रही है, तो सारे हमारे किसान उस पर रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। जो भी उनको लाभ लेना होगा उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता, वो उस पर वो हम लोग विज्ञापन निकालते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, उस पर पंजीकृत कॉमन सर्विस सेंटर से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, किसी का लाभ ईजी है ये। हाँ, अच्छा, जैसे उनको हम अप्रूव कर देते हैं उनकी एप्लीकेशन, मान ली कृषि यंत्र है जैसे, तो कृषि यंत्र का उनको अप्रूव किया तो वो उनको हम टाइम देते हैं 4 सप्ताह में आप खरीद के अपना बिल अपलोड कर दो, पक्का बिल जो है जीएसटी वाला, वो जैसे अपलोड करते हैं उसको वेरिफिकेशन का टाइम होता है हफ्ता 10 में करके सब्सिडी सीधे उनके अकाउंट में चली जाती है। जी, आखिरी कमेंट कि निवेश कितना ज़रूरी है कृषि क्षेत्र में? कृषि निवेश तो आप समझते हैं कि अगर नई टेक्नोलॉजी पे खेती करनी है आधुनिकीकरण में, तो कृषि निवेश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें है। और उसमें अगर कृषि निवेशों की बात करें तो बीज एक बहुत बड़ा इनपुट है। आप जानती हैं कि अगर कहा जाता है कि अच्छी गुणवत्ता का बीज अगर प्रयोग किया जाए तो लगभग 25 से 30% उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। उससे बड़ा कंपोनेंट चूँकि फर्टिलाइज़र भी है, वो बिना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के फसलें नहीं हो पाती हैं। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा जो है ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, निवेश के रूप में समझिए सिंचाई भी किसान के लिए है। तो ये जो कृषि निवेश है, कृषि निवेश की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। और जो कृषि निवेश हम लोग किसानों को मुहैया करा रहे हैं, आप समझिए पारदर्शी पोर्टल पर डीबीटी की हमारी व्यवस्था है, किसान खरीदता है पोर्टल पर और वो अनुदान की धनराशि उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है और कहीं पर कोई दिक्कत उससे किसान को कृषि निवेश को लेकर नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है और वही आयाम उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कृषि क्षेत्र में अपना रही है, इन पारदर्शिता के साथ कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का इस सेशन के लिए जुड़ने के लिए और कृषि क्षेत्र की जो उपलब्धियाँ हैं कि हमारे खेत खलिहान कैसे खुशहाल हो रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।